हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। और आज हम करने वाले हैं मैथ 2 के लिए सेट नंबर 1। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू टू टेम्पलेट सिंटेक्सेस आर वैलिड। तो व्यू हमारे एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो कि जावास्क्रिप्ट के डेटा को और HTML को कनेक्ट करवाता है। एंड टेम्पलेट हमारे HTML के अंदर स्पेशल कमांड्स होते हैं जो कि व्यू को बताते हैं आपको क्या क्या काम करना है। तो फर्स्ट सिंटेक्स हमारे पास में जो है वो ये है कि अगर मुझे कोई भी मैसेज शो करना होगा तो उस मैसेज को मैं 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूंगी ताकि वो मेरे HTML पेज के अंदर शो हो जाए। तो इंटरपोलेशन का मतलब यही होता है कि कुछ भी डेटा को मेरे को HTML के अंदर शो करवाना है। तो ये जो 2 कर्ली ब्रेसेस बने हुए हैं इनको हम कहते हैं मिस्टैच सिंटेक्स। तो ये एक बिल्कुल वैलिड सिंटेक्स होता है किसी भी मैसेज को शो करने का व्यू के लिए, तो ये एकदम वैलिड है। सेकेंड हमारे पास में आता है वी बाइंड टाइटल इज इक्वल टू मैसेज फॉर बाइंडिंग एट्रीब्यूट्स। अब हमारा जो वी बाइंड है ना, ये डेटा को बाइंड करवाता है हमारे HTML एट्रीब्यूट्स के लिए। एंड यहाँ पे जो टाइटल की वैल्यू है वो बिल्कुल मैसेज से ही आएगी। जो भी हम मैसेज टाइप करेंगे वहीं से हमारे पास में टाइटल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों चीज़ों को बाइंड करवा कर हमें शो कर देगा। तो ये वी बाइंड एक वैलिड सिंटेक्स है हमारा व्यू के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन इज वी ऑन एट द रेट क्लिक इज इक्वल्स टू डू समथिंग, कि जैसे ही यूजर हमारा क्लिक करे और उसके सामने डू समथिंग वाला कुछ भी जो मैसेज है या कुछ भी पॉपअप शो करना है वो शो हो जाना चाहिए फॉर क्लिक इवेंट बाइंडिंग। अब हमारा जो वी ऑन है ना, वो उसका खुद में मतलब होता है कि हमें इवेंट को बाइंड करवाना है क्लिक पे। और एट द रेट क्लिक का भी मतलब इवेंट बाइंडिंग ही होता है कि क्लिक पे आपका जो इवेंट है वो कॉल हो जाना चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ में यूज करूंगी तो वो मेरा सिंटेक्स को इनवैलिड बना देगा, क्योंकि ये एट द रेट क्लिक जो है वो वी ऑन का ही एक जो शॉर्टकट फॉर्म है। तो हम दोनों को एक साथ में यूज नहीं कर सकते, हम दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। और अगर दोनों को हम जब एक साथ यूज करेंगे तो वो सिंटेक्स एकदम इनवैलिड हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज इनपुट वी मॉडल इज इक्वल टू इनपुट वैल्यू। अब यहाँ पे मैं वी मॉडल यूज कर रही हूँ। वी मॉडल हमारा यूज होता है टू वे बाइंडिंग प्रोसेस के लिए। अब टू वे बाइंडिंग प्रोसेस के लिए वो ऐसे यूज होता है कि जैसे ही अगर यूजर कुछ इनपुट करता है, ठीक है, तो उसके सामने डेटा चेंज हो जाता है। इन द सेम वे अगर बैकएंड से कोई भी डेवलपर बैकएंड से कुछ भी डेटा में चेंजेस कर रहा है तो वो फ्रंट एंड पे यूजर को वो डेटा चेंज मिलता है। तो यहाँ पे टू वे बाइंडिंग प्रोसेस चल रहा है कि अगर मैं इनपुट करती हूँ तब भी मेरा डेटा चेंज हो रहा है, और अगर बैकएंड से मेरा डेटा चेंज हो रहा है तब भी फ्रंट एंड पे मुझे वो चेंज डेटा ही मिल रहा है। तो वी मॉडल हमारे यूज होता है टू वे बाइंडिंग के लिए। तो ये वाला सिंटेक्स एकदम करेक्ट है। तो हमारे ऑप्शन जो करेक्ट है वो है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। थर्ड वाला इसलिए इनकरेक्ट है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि वी ऑन एंड एट द रेट क्लिक का दोनों का ही सेम काम होता है इवेंट बाइंडिंग करवाना क्लिक के ऊपर। बट वी एट द रेट क्लिक जो है वो वी ऑन का ही शॉर्टकट फॉर्म है, तो हम दोनों को एक साथ में यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला सिंटेक्स इनवैलिड हो गया। बट अगर एग्जाम में आपके पास सिंटेक्स आए कि एट द रेट क्लिक इज इक्वल टू डू समथिंग, तो वो एकदम करेक्ट माना जाएगा। या अगर ये भी लिखा हुआ आ जाए कि वी ऑन इज इक्वल्स टू डू समथिंग, तो ये भी एकदम करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। Okay, so the next question is which of the following statements about view to templates are correct। तो यहाँ पे आपको मेन जो view templates है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं हम। सो फर्स्ट इज हमारे पास में वी इफ। तो वी इफ हमारा क्या करता है ना, वी इफ का काम होता है कि या तो वो एलिमेंट को क्रिएट करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा। अब वो कंडीशन के बेस पे हमारे एलिमेंट को क्रिएट करता है या डिस्ट्रॉय करता है। अब कंडीशन के बेस पे कैसे, जब भी हम किसी भी साइट पे लॉगिन करते हैं तब लॉगिन करने के बाद में ही हमें उस साइट पे ऑप्शन मिलता है कि हम लॉग आउट भी कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा ऑप्शन पहले मिलेगा कि हम बिना लॉगिन करे भी लॉग आउट कर ले? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उस टाइम पे वो कंडीशन फॉल्स है कि इसने लॉगिन तो किया ही नहीं है। तो अगर इसने लॉगिन किया ही नहीं है तो वो लॉग आउट कैसे करेगा, है ना। तो वी इफ को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एलिमेंट ऑटोमेटिकली डॉम में से रिमूव हो जाता है। तो वी इफ का ये काम होता है कि जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुए आप उस एलिमेंट को रिमूव कर दो। वी शो का काम होता है कि वो पूरा का पूरा एलिमेंट वहां से रिमूव नहीं करता है, सिर्फ उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो टॉगल हो जाती है CSS का यूज लेके। जैसे एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। ये एक शो और हाइड पासवर्ड का है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो पहले तो ये डॉट्स में आ रहा है, पर जैसे ही मैं शो पे क्लिक करूंगी तो मुझे लिखा हुआ मिल जाएगा कि मैंने हाई लिखा है यहाँ पे। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को देखना ही नहीं मैंने क्या पासवर्ड एंटर किया, तो मैं हाइड पे ही रखूंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ विजिबिलिटी टॉगल कर रही है, पूरा का पूरा एलिमेंट रिमूव नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे ही हाइड पे क्लिक किया शो वाला बटन गायब भी हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो वी शो का हमारा ये काम होता है। ठीक है।
वी शो में आपको ये याद रखना है कि वी शो हमारा री रेंडर नहीं करता है कंपोनेंट को। एक आता है हमारे पास में रेंडर। रेंडर का मतलब होता है ड्रॉ ऑन द स्क्रीन, क्योंकि हम क्या करते हैं टेम्पलेट्स में हमारे व्यू को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको ये सारे काम करना है। तो जब व्यू हमारा इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है HTML टेम्पलेट्स में से, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें ब्राउजर पे आउटपुट शो कर देता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंडरिंग। री रेंडरिंग का मतलब होता है कि ड्रॉ अगेन, मतलब कि जो भी हम डेटा में चेंजेस कर रहे हैं, अगर मैंने टेम्पलेट्स में कोई भी चेंजेस किए या स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस किए, तो व्यू उस चेंज पार्ट को वापस से रीड्रॉ करता है हमारे ब्राउजर पे विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। तो विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज उस अफेक्टेड पार्ट को स्क्रीन पे शो करने का प्रोसेस को हम कहते हैं री रेंडरिंग। तो ये याद रखना है कि वी शो हमारा री रेंडर नहीं करता है कॉम्पोनेंट को। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वी बाइंड। अब वी बाइंड हमारा क्या करता है ना, एक HTML एट्रीब्यूट्स को एक साथ में बाइंड करवाने के काम करता है, एंड इसमें हम क्लास का यूज करते हैं ताकि उससे हम पर्टिकुलर एक एक सेक्शन पे या पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे भी अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करनी हो, हम उनको इम्प्लीमेंट कर दें एंड देन वी बाइंड उनको एक साथ में बाइंड करके हमें आउटपुट शो कर दे। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के नेम लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक हेडर मेन्यू लिया हुआ है, फिर उसके बाद में मेरे पास एक आउटर सर्च बॉक्स है, सर्च आइकन है। इन सब का मैंने स्टाइलिंग अलग अलग में दिया है कि आउटर हेडर मेन्यू पे मेरे को ये सारी प्रॉपर्टीज चाहिए, सर्च बॉक्स पे मेरे को ऐसी सारी प्रॉपर्टीज चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एक साथ में काम करके एक प्रॉपर सा अच्छा सेक्शन बना के मुझे उसने प्रोवाइड कर दिया। तो वी बाइंड का यही काम होता है कि वो HTML एट्रीब्यूट्स को एक साथ में बाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड स्टाइलिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। So the question is VIF removes elements from DOM when false। तो yes, VIF हमारा remove कर देता है एलिमेंट को जब कंडीशन false हो जाती है, तो ये एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, V show toggle initiates re-render of the view component। तो अभी मैंने आपको बताया है कि हमारा V show क्या करता है, re-render नहीं करता है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, V bind can bind attributes and class dynamically। तो हमारा जो V bind है वो क्लासेस को डायनेमिकली बाइंड करवा सकता है, तो ये भी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, view to template must use double curly braces for all text interpolation। अब डबल कर्ली ब्रेसेस हमारे मुस्टैच सिंटेक्स जो होती है वो बोल रहा है ये कंपल्सरी है व्यू को यूज करना। देखो, यूज कर सकते हैं बट ऐसे कंपल्सरीली जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ डबल कर्ली ब्रेसेस ही यूज करें सारे टेक्स्ट इंटरपोलेशन के लिए। विदाउट डबल कर्ली ब्रेसेस भी हम हमारा टेक्स्ट को इंटरपोलेट करवा सकते हैं, मतलब उसको ब्राउजर पे शो करवा सकते हैं विदाउट यूजिंग द डबल कर्ली ब्रेसेस। तो ये वाला ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट कोड। यहाँ पे हमारे एक हमने वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें हमने एक एरे लिया है, एंड एरे के अंदर हमारे पास में 3 ऑब्जेक्ट्स है। उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में नेम और एज सेव्ड है। नेक्स्ट लाइन कह रही है कि एम्प्लॉइज डॉट सॉर्ट। अब सॉर्ट क्या काम करता है, वो रीअरेंज कर देगा एरे को असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर हम इसको रीअरेंज करवाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, अब यहाँ पे एज के बेसिस पे हम करवा रहे हैं, तो सबसे छोटी हमारी प्रिया है, तो प्रिया पहले आ जाएगी, देन हमारे पास में राहुल आएगा, एंड देन हमारे पास में अमित आएगा। व्हाट हैपेंड, ओके। तो ये प्रिया, राहुल एंड अमित हमारे पास में एम्प्लॉइज डॉट सॉर्ट लाके दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास में कंसोल में क्या हो रहा है, एम्प्लॉइज डॉट मैप। अब एम्प्लॉइज कैसे मैप हो रहे हैं कि ई डॉट नेम के साथ में हम उनके साथ ज्वाइन करवा रहे हैं एक हाइफिन। तो अगर हमें नेम के आगे बस हाइफिन ज्वाइन उनसे ज्वाइन करवाना है, मैप करवाना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रिया, राहुल एंड अमित, बी ऑप्शन। ये तो बहुत सिंपल था। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट कोड स्निपेट। यहाँ पे भी हमने एक यूजर्स नेम का वेरिएबल लिया है जिसमें एरे है, एंड एरे के अंदर हमारी 3 ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू यूजर्स, हमारा उसमें फिल्टर लग रहा है, मैप लग रहा है, एंड देन सॉर्ट कर रहा है। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर हमारी कंडीशन के बेसिस पे उनको नेम्स को फिल्टर करेगा। तो एज हमारी यूजर्स की होनी चाहिए 25 से अबव, तो उसमें जिसकी भी एज 25 से अबव होगी वो उसको फिल्टर करके लेकर आ जाएगा। तो 25 से अबव या 25, तो हमारे पास में अमित और चिराग की एज 25 या 25 से अबव है, तो अमित और चिराग तो हमारा रिटर्न हो जाएगा फिल्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे अमित और चिराग आ गया हमारा फिल्टर से। नेक्स्ट हमारा मैप हो रहा है, मैप कैसे, यू डॉट नेम टू अपर केस। तो मतलब अमित और चिराग का नेम अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो गया अमित एंड चिराग। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि इसे सॉर्ट कर दो। अब सॉर्ट कैसे करना है हमारा, तो सॉर्ट कैसे करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में एज के बेसिस पे ही होगा, यहाँ पे ना तो कंडीशन दी हुई, हम नेम के बेसिस पे तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर नहीं सकते, तो एज के बेसिस में। तो अमित की एज 25 है, चिराग की एज हमारी 30 है। तो यहाँ पे
हमारा अमित और चिराग ही रहेगा, तो अमित और चिराग हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा. Okay, so the next question is consider the following JavaScript code snippet. Let subject is equals to dog. अब यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल एक सब्जेक्ट है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, बिकॉज ये एक फंक्शन के बाहर डिफाइन हुआ है एंड ये वाला वेरिएबल हमारा ओवरऑल सारे फंक्शंस के लिए हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट एक फंक्शन डिफाइन करा गया है कैमरा नेम से, जिसके अंदर वापस से एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है सब्जेक्ट नेम का एंड उसकी वैल्यू हमारे पास में डियर. अब ये वाला जो वेरिएबल है ये हमारा एक लोकल वेरिएबल है, मतलब कि इस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो सिर्फ हमारा जो एक कैमरा फंक्शन है वही एक्सेस कर सकता है, दूसरे फंक्शन इसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वो कह रहा है इसी फंक्शन के अंदर, कैमरा फंक्शन के अंदर उसने एक और फंक्शन बनाया है एंड उसका नेम है क्लिक. एंड क्लिक के अंदर वो क्या करवा रहा है, कंसोल डॉट लॉग क्लिक पिक्चर ऑफ द सब्जेक्ट. अब यहाँ पे क्लिक पिक्चर ऑफ सब्जेक्ट जो आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक पिक्चर ऑफ सब्जेक्ट मांगा है तो या तो वो डियर डाल देंगे या वो डॉग डाल देंगे एंड वो आंसर हो जाएगा आप लोगों का रॉन्ग, बिकॉज ना तो यहाँ पे डियर आएगा ना ही यहाँ पे डॉग आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज करा दी गई है क्लिक रन होने से पहले ही. अब यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू है वो न्यू डिफाइन हो गई है कि आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दीजिए एंड उसको डॉग से कैट कर दीजिए. तो अगर वो डॉग से कैट हो जाएगा तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा क्लिक पिक्चर ऑफ कैट. अब यहाँ पे डियर क्यों नहीं हो रहा था, मैंने सीधा डॉग ही क्यों बोला कि यहाँ पे डॉग होगा, बिकॉज हमारा जो ये सब्जेक्ट है डियर, जिसमें वैल्यू उसकी डियर है, तो ये एक लोकल वेरिएबल है. लोकल वेरिएबल का मतलब होता है कि वो सिर्फ पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही हम यूज कर सकते हैं, दूसरे फंक्शंस के लिए उसकी वैल्यू जो है वो यूज नहीं हो सकती है. अब यहाँ पे हमारा जो क्लिक फंक्शन है वो भले ही इस फंक्शन के अंदर बना हो, बट फिर भी इसकी जो वैल्यू है वो हमारी एक ग्लोबल वेरिएबल से ही आएगी. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट की वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पे हमारा डायरेक्टली रिटर्न क्लिक होता तब तो यहाँ पे आंसर हो जाता हमारा क्लिक पिक्चर ऑफ डॉग, बट यहाँ पे इसने जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको चेंज करवा दिया और उसे कैट कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लिक पिक्चर ऑफ कैट. Okay, so the next question is match the following view two directives in column A with the correct functionalities in column B. तो पहले इन view directives के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा. सो सबसे फर्स्ट व्यू डायरेक्टिव जो इसमें दे रखा है वो है वी बाइंड. अब वी बाइंड क्या करता है, ये एट्रीब्यूट्स को बाइंड करवाने का काम करता है. जो भी हम HTML के एट्रीब्यूट्स को जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के साथ कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो हम वी बाइंड की हेल्प से करवा सकते हैं. सेकेंड आता है वी मॉडल. अब वी मॉडल हमारा टू वे बाइंडिंग के लिए यूज होता है कि अगर मैं कोई भी चेंजेस कर रही हूँ मेरे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में तो मेरा जो इनपुट है वो अपडेट हो जाता है. बट अगर मैं कुछ भी इनपुट में चेंज कर रही हूँ तो मेरा जो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है वो भी उस इनपुट के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज कर देता है. आता है हमारे पास में वी ऑन. अब वी ऑन हमारे इवेंट्स को सुनने के लिए, हम मतलब इवेंट्स वो सुन ले अच्छे से उसके लिए हम यूज करते हैं. अब इवेंट्स हमारे तीन टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, माउस इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स और फॉर्म इवेंट्स. कि अगर कोई भी पर्टिकुलर हमारे पास में क्लिक हो या माउस का ओवर हो, ठीक है, तो आप ये फंक्शन को कॉल कर दीजिए. या अगर कीबोर्ड इवेंट्स हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास में की डाउन, की प्रेस, ऑन, की अप, ये सारे होते हैं. और फॉर्म के इवेंट्स के अगर यूजर इस सबमिट बटन पे क्लिक करे, ठीक है, या कुछ चेंज करना चाहे, है ना, तो वो सारे इवेंट्स को हम उस इवेंट पर्टिकुलर इवेंट से एक फंक्शन कॉल करवाने के लिए हम वी ऑन का यूज करते हैं. थर्ड आता है वी शो. तो वी शो कुछ भी एलिमेंट को हाइड या शो करने का काम करता है, बट वो डॉम में से उसको पूरा का पूरा रिमूव नहीं करता है, सिर्फ उसकी जो विजिबिलिटी है वो टॉगल करवा देता है. नेक्स्ट आता है वीक लॉग. अब वीक लॉग हमारा रॉ टेक्स्ट को हाइड करवाने के लिए काम में आता है. अब रॉ टेक्स्ट क्या होता है, तो जब भी हम व्यू के पेज को लोड करवाते हैं या कुछ भी हम इनपुट टाइप करते हैं तो एकदम से व्यू जो है ना वो रन करना स्टार्ट नहीं करता या उसकी प्रॉपर्टीज एक बार में इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती है. व्यू कुछ सेकेंड्स का टाइम लेता है अपने आप को रेडी करने के लिए, या वो हमें जो हमारा इनपुट है उसका जो भी आउटपुट उसे डिस्प्ले करना है उसको उस बीच में बहुत मतलब सेकेंड्स का टाइम लगता है, मिली सेकेंड्स का. बट वो टाइम में वो क्या करता है ना, कुछ ऐसे अनवांटेड मैसेजेस शो कर देता है. अब अनवांटेड मैसेजेस को हम फ्लैश ऑफ अनकम्पाइल्ड टेम्पलेट्स भी कह सकते हैं. तो अब उस टाइम पे जो हमें मैसेजेस शो हो रहे हैं वो हाइड करवाने के लिए हम वीक लॉग का यूज कर देते हैं, ताकि यूजर्स का जो एक्सपीरियंस है वो खराब नहीं हो एंड एकदम उनको लगे कि स्मूथ सा बस हमने इनपुट डाला और कुछ मिली सेकेंड्स के बाद में ही आपके पास में जो पेज रिफ्रेश होकर आउटपुट आ जाता है या कोई भी एक पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाता है तो उसमें आपको वो रॉ टेक्स्ट नहीं दिखाई देता है जस्ट बिकॉज ऑफ वीक लॉग. तो ये जस्ट एलिमेंट्स को हाइड कर देता है जब तक व्यू रेडी हो रहा होता है तब तक. तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप प्लीज मैच कर लेना आंसर्स इसमें से.
Okay, so the next question is consider the following HTML with the correct view to CDN links included. एक div बना रखी है, उसमें एक p tag है एंड देन एक बटन है जिसके क्लिक पे हमारा ऑर्डर कॉफी वाला जो मेथड है वो कॉल हो जाता है. अब ऑर्डर कॉफी वाला मेथड क्या कर रहा है कि टोटल कॉस्ट में वो यूनिट प्राइस को ऐड करवा रहा है एंड सेकेंडली वो जो भी ऑर्डर काउंट है उसमें +1 ऐड करवाता जा रहा है. जैसे जैसे मैं ऑर्डर काउंट को क्लिक करूँ, ऑर्डर कॉफी पे अगर मैंने क्लिक करा है ऑर्डर पे, तो फर्स्ट मेरी टोटल कॉस्ट में यूनिट प्राइस ऐड हो जाएगी एंड सेकेंडली ऑर्डर काउंट में +1 ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो बाद में अब यहाँ पे तो जस्ट टोटल कॉस्ट एंड ऑर्डर काउंट वो रिटर्न करके हमें दिखाएगा. क्वेश्चन इज व्हाट विल बी डिस्प्लेड फॉर टोटल कॉस्ट एंड ऑर्डर काउंट व्हेन द ऑर्डर बटन इट्स क्लिक 3 टाइम्स. जब हम ऑर्डर बटन को 3 टाइम्स क्लिक करेंगे तब हमारा जो टोटल कॉस्ट एंड ऑर्डर काउंट है उधर क्या डिस्प्ले कराया जाएगा. अब यहाँ पे देखो, रिटर्न में हमारे पास में टोटल कॉस्ट जो दे रखी है वो एक स्ट्रिंग फॉर्म में दे रखी है, नंबर फॉर्म में नहीं है. यूनिट प्राइस है वो हमारा एक नंबर है एंड ऑर्डर काउंट यहाँ पे हमारे पास में 0 है, बट जो टोटल प्राइस है वो एक स्ट्रिंग में है और स्ट्रिंग प्लस नंबर को हम कभी भी ऐड नहीं करवा सकते हैं. तो स्ट्रिंग प्लस नंबर हमेशा कॉन्कैटिनेट करते हैं, मतलब वो एक साथ में ऐड नहीं होते. जस्ट अगर यहाँ पे हमारे पास में स्ट्रिंग 0 एंड नंबर हमारे पास में +1 है तो ये 0 + 1 1 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 0 1. ये होता है कॉन्कैटिनेशन. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे स्ट्रिंग है कहाँ पे हमारा नंबर है. तो प्लीज अब हम रन करवा देते हैं इसको. तो फर्स्ट @क्लिक पे जब मैं क्लिक पे बटन करती हूँ तो मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो अभी कितना है, 0 है. अब उसमें क्या करना है, यूनिट प्राइस को ऐड करवानी है. दिस डॉट यूनिट प्राइस को हमें क्या करवाना है, ऐड करवाना है. यूनिट प्राइस क्या है हमारा 35 है, तो ये 0 तो स्ट्रिंग है एंड यूनिट प्राइस हमारे पास में नंबर है. तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई, 0 2 एंड 5 हो गई और ये आएगा हमारा स्ट्रिंग के अंदर. ठीक है, सेकंड में हमें ऑर्डर काउंट में +1 वापस से करवाना पड़ेगा. तो ऑर्डर काउंट अभी हमारे पास में 0 है, उसमें जब मैं +1 करवाऊंगी तो ये हमारा 1 हो जाएगा. तो फर्स्ट क्लिक के बाद में टोटल काउंट की वैल्यू हो गई 0 2 5 एंड ऑर्डर काउंट हो गया हमारा 1. सेकेंड क्लिक जब मैं करूंगी तब मेरा टोटल कॉस्ट क्या था, 0 2 5 था, उसमें वापस से मुझे क्या करना है, यूनिट प्राइस को ऐड करवाना है. यूनिट प्राइस क्या है, 25 है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 0 2 5 2 5 और ऑर्डर काउंट क्या हो जाएगा, ऑर्डर काउंट 1 था, इसमें +1 और ऐड करवाना है तो ऑर्डर काउंट हो जाएगा हमारे पास में 2. थर्ड क्लिक जब मैं करूंगी तो थर्ड क्लिक में मेरा टोटल काउंट में अभी क्या वैल्यू है, 0 2 5 2 5, उसमें मुझे यूनिट प्राइस फिर से ऐड करवानी है. यूनिट प्राइस है 25, तो मेरा टोटल काउंट कितना हो जाएगा, 0 2 5 2 5 2 5 एंड ऑर्डर काउंट यहाँ पे मेरे पास में 2 था, 2 में +1 जब मैं वापस से ऐड करवाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास में 3 हो जाएगा. तो टोटल काउंट की तो वैल्यू आई है 0 2 5 2 5 2 5. तो चेक कर लेते हैं. तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू इज 0 2 5 2 5 2 5. तो ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. Okay, so the next question is consider this nested loop is written in JavaScript. लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, हमने एक ये ब्लैंक स्ट्रिंग इनिशिएट कर दी, एक वेरिएबल इनिशिएट कर दिया है जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करेंगे. अब एक लूप हम रन कर रहे हैं, फॉर लूप, जिसमें हमारा जो वेरिएबल आई है वो 0 से i <2, मतलब ये वैल्यू i 0 एंड i 1 के लिए ये लूप चलेगा एंड इसमें इंक्रीमेंट ही होगा. सेकेंडली हमारे पास में एक और लूप है जिसमें हमारा वेरिएबल j डिक्लेयर करा गया है 0 से <2 तक, तो ये भी हमारा j भी j इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू 1 के लिए हम रन करेंगे एंड इसमें भी हमारा इंक्रीमेंट ही होगा. देन रिजल्ट प्लस इक्वल टू i प्लस जे. अब यहाँ पे रिजल्ट प्लस इक्वल टू i प्लस जे पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की ये है कि हमारा जो रिजल्ट है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है एंड स्ट्रिंग के अंदर हम एक नंबर को क्या कर रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं. तो वो नंबर ऐड नहीं होगा, वो क्या होगा, कॉन्कैटिनेट होगा. तो पहले हम जो भी i प्लस जे की वैल्यू आएगी उन दोनों को एक साथ में ऐड करेंगे, फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम उस स्ट्रिंग के साथ में कॉन्कैटिनेट करवा देंगे. ठीक है, तो चलो अब इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं एंड देन वो कंसोल में हमारा क्या प्रिंट करवा रहा है, लॉग रिजल्ट की वैल्यू को वो प्रिंट करवाना चाहता है कि आउटपुट क्या आएगा. तब आउटर लूप पे जब हम जाते हैं तो आउटर लूप में हमारा i की वैल्यू हम पहले 0 ले लेते हैं. तो जब मैं i की वैल्यू 0 लेती हूँ तब मेरा इनर लूप जो है वो कितनी बार चलेगा, वो 2 बार चलेगा. अब 2 बार कब तक चलेगा, वेट लेट मी रब इट. ओके,
तो जे की वैल्यू पहले 1 के लिए, सॉरी पहले जे की वैल्यू 0 के लिए चलेगा एंड देन वो जे की वैल्यू 1 के लिए चलेगा हमारा आउटर लूप। तो जे की वैल्यू 0 पे जब हम इसे रन करवाएंगे तब हमारा i प्लस जे क्या हो जाएगा 0 प्लस 0। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 0 आएगा। तो अगर मैं रिजल्ट में इसको ऐड करवाती हूँ या कॉन्कैटिनेट करवाती हूँ तो रिजल्ट में वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, क्योंकि अभी एम्प्टी स्ट्रिंग थी उसके अंदर मैंने वो नंबर डाल दिया। व्हेन आई रन इट फॉर j इज इक्वल्स टू 1, तो i प्लस जे हमारा हो जाएगा, i तो 0 है, j हमारा 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा। तो रिजल्ट में वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 ऑलरेडी है, उसमें मेरे को कॉन्कैटिनेट करवाना है 1 को, तो ये हो जाएगा 0 1। तो ये 0 1 अभी हमारा आउटर लूप जब 0 i जब वैल्यू 0 थी तो उसके लिए। अब i की वैल्यू 1 होगी जब, तब भी हमारा इनर लूप 2 बार चलेगा फॉर j इज इक्वल टू 0 एंड फॉर j इज इक्वल्स टू 1। अब j इज इक्वल टू 0 में तो i प्लस j कर लेते हैं, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट में हमारे पास में 0 1 है, उसमें हम 1 ऐड करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 0 1 1 एंड देन व्हेन आई रन इट फॉर j इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा i प्लस j इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 0 1 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट में कंसोल में जो रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 0 1 1 2। तो यहाँ पे 0 1 1 2 कहाँ पर है, यहाँ पे 0 1 1 2 कहीं पे भी नहीं दे रखा है। तो अब हम ऑप्शंस दूसरे देख लेते हैं। द आउटपुट, ये तो डिलीट ही कर दो, दोनों ऑप्शंस रिमूव कर दो। नेक्स्ट इज द इनर लूप रन्स 2 टाइम्स फॉर ईच आउटर लूप इटरेशन। तो हाँ, हमारा इनर लूप 2 बार चल रहा है हर एक आउटर लूप के इटरेशन पे, तो ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सेकंड, द वैल्यूज आर कॉन्कैटिनेटेड इनटू अ स्ट्रिंग नॉट एडेड एज नंबर्स। तो हमने इनको कॉन्कैटिनेट ही करवाया, ऐड नहीं करवाया है, तो ये वाला ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 आर करेक्ट। Okay, so the next question is consider the following HTML and JavaScript code। यहाँ पे HTML फाइल दे रखी है जिसमें हमने एक बटन बना रखा है क्लिक मी वाला, इसमें एक ID ले रखी है। अब ID को हम यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को गेट करने के लिए उसकी ID से, एंड उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, दैट इज बटन। फिर बटन में हम ऐड इवेंट लिस्नर लगा रहे हैं। अब पहले एक बार ऐड इवेंट लिस्नर के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब क्या होता है ना, हमारे पास में जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के ना सिस्टम्स होते हैं इवेंट्स को हैंडल करने के लिए। फर्स्ट इज द इवेंट लिस्नर सिस्टम जिसमें हम यूज़ करते हैं ऐड इवेंट लिस्नर का, एंड सेकंड होता है हमारे पास में इवेंट प्रॉपर्टी सिस्टम जिसमें हम यूज़ करते हैं ऑन क्लिक का। अब इवेंट लिस्नर सिस्टम जो है ना वो हर एक फंक्शन को एक एलिमेंट के साथ में अटैच करवा देता है फॉर पर्टिकुलर इवेंट। अब कोई भी मुझे इवेंट कॉल करवाना होगा तो वो हर एक फंक्शन को एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ में कनेक्ट करवा देगा। अब इसमें जो हमारा लिसनर सिस्टम है ना वो हमें एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि आपको जितने भी इवेंट को ऐड करवाना है आप करवा सकते हो, इसमें आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप सिर्फ पर्टिकुलर इन फंक्शंस को या एक दो को ही करवा सकते हो, आप जितने चाहो उतने करवा सकते हो। और हर एक लिसनर जो है ना वो अलग अलग स्टोर होता है, एक साथ में कभी भी वो स्टोर नहीं होता है। अब जब वो अलग अलग स्टोर होते हैं तो ऐसा भी नहीं होता है कि कोई एक जो है वो दूसरे को रिप्लेस कर दे या उसे रिमूव करवा दे खुद कॉल होने के टाइम पर, नहीं। ऐड इवेंट लिसनर में हमें एक की प्रॉपर्टी सबसे अच्छी ये है कि जब भी हम इवेंट को कॉल करते हैं तो सारे के सारे जो भी हमारे लिसनर स्टोर्ड हुए हुए थे वो सब एक साथ में रन करते हैं। कोई भी ऐसा लिसनर नहीं होगा जो कि दूसरे को रिमूव करवा दे या रिप्लेस कर दे, उसकी जगह पे खुद आ जाए। सारे के सारे जैसे ही मैं इवेंट पे क्लिक करूंगी तो वो सारे के सारे जो हमारे लिसनर्स है वो सारे रन हो जाएंगे। अब सेकंड जो हमारा इवेंट प्रॉपर्टी सिस्टम आता है जो कि है ऑन क्लिक, उसमें ये एक सिंगल प्रॉपर्टी होता है। किसी भी एलिमेंट पे हम एक सिंगल प्रॉपर्टी जब लगाना चाहते हैं वो हम यूज करते हैं इवेंट प्रॉपर्टी सिस्टम का। अब ये सिर्फ हमारा एक पर्टिकुलर एक फंक्शन ही होल्ड कर सकता है, ये ऐड इवेंट लिसनर की तरफ फंक्शनैलिटी नहीं देता है कि आप जितने चाहो उतने इवेंट्स में यूज़ कर सकते हो। ये आप सिर्फ एक ही फंक्शन पे यूज़ कर सकते हो इवेंट प्रॉपर्टी सिस्टम का। और अगर मैंने इसको असाइन करवाया न्यू वैल्यू के साथ में तो वो न्यू वैल्यू पे ही हमें आंसर प्रोवाइड करेगा और जो पुरानी वैल्यू थी उसको हटा देगा। तो जैसे ही अगर मैंने कंसोल में एक न्यू वैल्यू डालना चाहिए तो वो जो मेरी पुरानी वाली वैल्यू थी वो प्रिंट नहीं होकर सिर्फ नई वाली होगी, जबकि ऐड इवेंट लिसनर पे जो पुरानी वाली वैल्यू है वो नई वाली वैल्यू है वो दोनों एक साथ में ही रन करेगी किसी भी इवेंट को जब मैं कॉल करती हूँ तब। बट इवेंट प्रॉपर्टी सिस्टम में ये वाली प्रॉपर्टी काम नहीं आती है, इसमें सिर्फ एक ही आपका फंक्शन के लिए होल्ड होता है और सिंगल प्रॉपर्टी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसमें जब हम रन करेंगे तो जो भी हमारी न्यू वाली वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल जाएगी और ये मल्टीपल हैंडलर्स को नहीं अलाउ करेंगे।
होता है ना कि अगर मैं ऑन क्लिक और ऐड इवेंट लिस्नर दोनों को ही एक साथ में किसी भी फाइल में यूज कर रही हूँ तो ये दोनों अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑन क्लिक हमारा ऐड इवेंट लिस्नर की हेल्प से जो मैंने इवेंट्स लगाए हुए हैं उनको भी रिप्लेस करवाना चाहेगा, नहीं। ऑन क्लिक और ऐड इवेंट लिस्नर दोनों दोनों अपना अलग अलग काम करेंगे पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए जिसमें भी मैंने लगाया होगा। तो ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हमने बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक हमने इवेंट लगा दिया है क्लिक, एंड इसमें हमने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया है जिसमें हमारी कंसोल डॉट लॉग ए वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, ऐड इवेंट लिस्नर सारी वैल्यू को एक साथ करता है। अब यहाँ पे तो एक ही है तो यहाँ पे क्लिक पे हमारी वैल्यू जो ए है वो आ जाएगी। सेकेंड में बटन डॉट ऑन क्लिक, अब यहाँ पे हमने ऑन क्लिक का यूज लिया है तो ऑन क्लिक में हमारा एक कॉल बैक फंक्शन बनाया है जिसमें कंसोल डॉट लॉग बी, अब यहाँ पे भी अभी तो एक ही वैल्यू है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी। थर्ड में वापस से हमने बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर बनाया है जिसमें हमने क्लिक डाला है एंड इसमें भी हमने कॉल बैक फंक्शन बनाया है, इसमें हम कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग सी। तो अब ऐड इवेंट लिस्नर तो बहुत सारे इवेंट्स को हैंडल कर लेता है एक साथ में एंड सारे के सारे को एक साथ में रन भी कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो न्यू वैल्यू है वो रिप्लेस नहीं करेगी पुरानी वाली वैल्यू को, तो यहाँ पे भी हमारा जो सी है वो प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर बटन डॉट ऑन क्लिक होता और कंसोल में अगर मैं सी प्रिंट करवाती तब मेरा आउटपुट आता ए एंड सी, बिकॉज ऑन क्लिक पे हमारे पास में पहले बी प्रिंट हो रहा था, अब सी क्लिक हो रहा है हमारा ऑन क्लिक पे, एंड ऑन क्लिक सिर्फ एक ही फंक्शन को हैंडल करता है तो वो न्यूएस्ट वैल्यू ले लेता है, यहाँ पे हमारा सी जो है वो प्रिंट हो जाता। बट यहाँ पे पहले ऐड इवेंट लिस्नर था, देन ऑन क्लिक एंड देन वापस ऐड इवेंट लिस्नर, तो ऐड इवेंट लिस्नर्स की हेल्प से हमारा जो आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमंग द फॉलोइंग कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स व्हिच वन विल बी लॉग व्हेन द कोड एग्जीक्यूट्स, तो हमारी जो ए बी सी वैल्यू है वो तीनों की तीनों हमारी जो है वो प्रिंट हो जाएगी कंसोल में। अब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, अगर बी पहले आ गया तो भी चलेगा, ए पहले आ गया या सी पहले आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर डज नॉट मैटर्स इन दिस। ठीक है। Okay, so the next question is consider the following HTML and JavaScript. Assume view to CD and link to be already included. हमने एक div बनाई है जिसमें हमारी एक ID ले रखी है ऐप नेम से। यहाँ पे हमने एक p tag क्रिएट करा है जिसमें हमने v for n in numbers डाला हुआ है। v for n in numbers क्या करेगा, वो हर एक एलिमेंट के लिए p tag क्रिएट कर देगा। अब p tag एलिमेंट्स के लिए for n in numbers, तो नंबर्स की ये देखो यहाँ पे एरे है तो यहाँ पे हमारे पास में 3 n's हो जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल कितने p tag क्रिएट हो जाएंगे, 3 p टैग हमारे पास में क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे पूरा होकर इसने ऐप को मतलब आईडी को यूज करके यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हैश यूज कर रखा है वो आईडी का शो करता है। अब यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, आगे इसने कह दिया है कि ऐप डॉट डेटा डॉट नंबर्स डॉट पुश फोर। अब पुश जो है वो हमारी एरे के अंदर एलिमेंट को लास्ट में ऐड करवा देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐप डॉट डेटा, अब डेटा क्या है, डेटा हमने कोई भी वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है एंड नंबर्स हमारा उसी ऑब्जेक्ट का की है। ठीक है, अब अगर उसी ऑब्जेक्ट का की है तो यहाँ पे हमने अगर दोनों वेरिएबल्स एक साथ में यूज कर लिए हैं तो ये हमें शो करेगा एक रन टाइम एरर। रन टाइम एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज डेटा और नंबर्स दो वेरिएबल है। पहले तो देखो डेटा एक हमारा एक वेरिएबल है, फिर उस डेटा वेरिएबल के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हमारा जो नंबर्स है वो दूसरा वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। मतलब होती तो वो की है बट यहाँ पे वो एज अ वेरिएबल काम करेगा क्योंकि हमको उसको उसमें ऐड करवाना है, किसी एरे उसकी एरे के अंदर हमें एक वैल्यू को ऐड करवाना है। तो ये हमें शो कर देगा एक रन टाइम एरर एंड ये वाली जो लाइन है वो हमारी रह जाएगी अनडिफाइंड। तो जो भी मतलब आधे बच्चे क्या करते हैं, आधे तो 3p करके आ जाएंगे एंड उनका आंसर जो होगा इस केस में वो एकदम करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों को एक साथ, अब इनमें से अगर एक ही होता कि ऐप डॉट नंबर्स डॉट पुश फोर, तब हमारा जो आंसर होता वो हो जाता कि 4p टैग यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। बट यहाँ पे हमारा डेटा और नंबर्स दोनों एक साथ हो गए तो हमारे टोटल 3p टैग्स ही क्रिएट होंगे। बट बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये देखेंगे ही नहीं कि डेटा हमारा एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें एक ऑब्जेक्ट भी बना रखा है। तो अगर ऑब्जेक्ट और वेरिएबल मतलब की और वेरिएबल दोनों एक साथ में यूज करेंगे तो वो याद रखना कि रन टाइम एरर ही हमें शो करेगा। तो इस केस में हमारे पास में 3p टैग्स ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट। यहाँ पे हमारे पास में एक प्रोडक्ट्स नेम से हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा हुआ है, उसके अंदर हमारी एरे बनी हुई है। एरे के अंदर हमने वैल्यूज ऑब्जेक्ट्स के हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करवाया है। देन हमने एक और वेरिएबल बनाया विद द नेम रिजल्ट, एंड उसके अंदर हम प्रोडक्ट्स को क्या करवा रहे हैं, हम उसको फिल्टर करवा रहे हैं, देन हम उसे मैप करवा रहे हैं, देन हम उसे वापस से फिल्टर करवा रहे हैं। अब फिल्टर क्या करेगा कि जो भी हमारी ये कैटेगरी कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से वो आइटम्स को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो लेट्स सी फर्स्ट फिल्टर की कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट फिल्टर की कंडीशन है आइटम डॉट कैटेगरी शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आइटम डॉट इन स्टॉक। अब आइटम हमारा जो है वो इन स्टॉक होना चाहिए एंड आइटम की जो कैटेगरी होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन, अब यहाँ पे एंड यूज कर रखा है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तभी हमारे पास में तभी आप उन आइटम्स को क्या कीजिए, फिल्टर कीजिए। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो गई तो वो आइटम इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एंड में क्या होता है ना, अगर हमारे पास में दोनों कंडीशन ट्रू ही होती तभी हमारे पास में ट्रू आता है। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा ट्रू फॉल्स हमेशा हमें फॉल्स ही रिटर्न करता है। तो पहले देखते हैं आइटम डॉट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स किसकी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी लैपटॉप की है, फोन की है और टैबलेट की है। अब देखते हैं कौन से इन स्टॉक है। तो हमारा लैपटॉप इन स्टॉक है, हमारा फोन इन स्टॉक है, बट हमारा जो टैबलेट है वो इन स्टॉक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फॉल्स हो गया, तो ये तो हमारे कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट फिल्टर क्या करेगा, हमारे लेकर आ जाएगा लैपटॉप एंड उसके बाद में वो लेकर आ जाएगा फोन। तो लैपटॉप और फोन आ गए हमारे फर्स्ट फिल्टर के साथ में। मैप क्या करेगा, मैप हमारे आइटम डिस्काउंटेड प्राइस इनटू 0.9। अब इनकी जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है, प्राइस के अंदर जो भी आइटम की प्राइस है उसमें 0.9 को मल्टीप्लाई करवा रहा है, जो कि हमारी बन जाएगी डिस्काउंटेड प्राइस। तो लैपटॉप की जब मैं डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करूंगी तो यहाँ पे प्राइस कितनी है लैपटॉप की, हमारी 1200 है। तो इंटू 0.9 जब करेंगे तो आंसर आएगा 1080। और फ़ोन की प्राइस कितनी है, 800 है। तो 800 जब 0.9 करेंगे तो आंसर आएगा 720। तो यहाँ से हमारे मैप ने ये काम कर दिया। थर्ड फिल्टर वापस से लगा रखा है जिसमें आइटम डॉट डिस्काउंटेड प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 500, की जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है वो 500 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर 500 से ज़्यादा होनी चाहिए तो दोनों की प्राइस हमारी 500 से ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारे दोनों के दोनों उसमें पड़े रहेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड ऑन द ब्राउजर्स कंसोल। अब कंसोल डॉट रिजल्ट डॉट लेंथ, अब यहाँ पे रिजल्ट डॉट लेंथ, रिजल्ट की लेंथ कितनी है हमारे पास में, लेंथ तो हमारे पास में 2 है क्योंकि एक लैपटॉप और एक फोन, तो यहाँ पे लेंथ तो हमारे पास में आ गई 2। अब यहाँ पे बोल रहा है कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट 0 डॉट नेम, जो भी हमारी 0 इंडेक्स पोजिशन पे वैल्यू पड़ी है आप उसका नेम प्रिंट करवा के दे दीजिए। तो हमारी 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, लैपटॉप वैल्यू है, तो यहाँ से हमारे पास में कंसोल में प्रिंट हो जाएगा लैपटॉप। तो आंसर आ जाएगा कि लेंथ तो इसकी 2 है और नेम उसका क्या है, लैपटॉप है। तो 2 कॉमा लैपटॉप कहाँ है, 2 कॉमा लैपटॉप हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिल्टर की कंडीशन, मैप की कंडीशन तो बहुत सिंपल होती है कि इसमें जो भी आपके दे रखा होता है कि उसको मल्टीप्लाई करवा दो, डिवाइड करवा दो, तो आपको उस हिसाब से उस पर्टिकुलर आइटम के साथ में उसकी वैल्यू को मतलब मल्टीप्लाई करवाना है, वही होती है हमारी मैप। एक सॉर्ट भी आती है जो कि हमारी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर चीज़ों को सॉर्ट कर देती है, तो सॉर्ट वाली कंडीशंस भी आती है कहीं कहीं में। Okay, so the next question is consider the following JavaScript function definitions. Which of the following will correctly run and return the product of 3 numbers and handle the case where any parameter is undefined by treating it as 1? हमें एक ऐसा मतलब फंक्शन देखना है जिसमें हमारे पास में 3 नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाए और अगर कोई भी पैरामीटर उस 3 में से कोई भी ऐसा पैरामीटर है जिसकी वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं की गई हो तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 ले ली जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज लेट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए बी एंड सी, ए इज इक्वल टू ए पाइपलाइन 1। अब ये जो डबल पाइपलाइन है ना ये यूज होती है हमारी लॉजिकल और के लिए। अब लॉजिकल और यहाँ पे क्या करेगा, लॉजिकल और देखता है, कहता है कि अगर ए की वैल्यू फॉल्स है तब आप 1 की वैल्यू को यूज कर लीजिए, बट ए की वैल्यू फॉल्स कब मानी जाएगी। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फॉल्स वैल्यूज होती है ना वो इंक्लूडेड होती है हमारी 0, वो होती है अनडिफाइंड, वो होती है नल या एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये सारी हमारी फॉल्स वैल्यूज होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसके अलावा और भी होती है बट ये मैंने आपको मेन बता दी है। तो अब पाइपलाइन ये जो लॉजिकल और है वो क्या करेगा कि अगर मैं ए में 0 भी पास कर रही हूँ तब वो 1 ले रहा है,
जबकि मैंने a की वैल्यू ऑलरेडी 0 पास कर चुकी हूँ, पर भी ये फॉल्स मान लेगा इसको एंड वो 1 ले लेगा, तो मेरा आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, तो ये तो हमारा बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। सेकंड इज फंक्शन मल्टीप्लाई a1 b1 एंड c1 एंड उसके बाद में वो रिटर्न करवा रहे हैं a इंटू बी इंटू सी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे इसने एक डिफॉल्ट पैरामीटर्स ही सेट कर दिए कि अगर कोई भी वैल्यू पास नहीं की गई हो या फिर अनडिफाइंड हो तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली a1 b1 c1 इनकी वैल्यूज को 111 वैल्यू यूज कर सकता है। तो ये वाला लॉजिक एकदम करेक्ट है, या तो आप इसमें वैल्यू डाल दो और अगर कोई वैल्यू आप डालना भूल गए हो या अनडिफाइंड है तो वो 111 वैल्यू जावास्क्रिप्ट यूज कर लेगा। तो ये एकदम सही है, जो लॉजिक इस कोड में हमसे मांगा था वो ये पूरा रिटर्न करेगा। थर्ड इज लेट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए बी एंड सी रिटर्न ए। यहाँ पे जो डबल क्वेश्चन मार्क है ये होता है हमारा नलिश ऑपरेटर। अब नलिश कोलेसिंग इसका कुछ नाम होता है, नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर। अब मुझे भी नहीं पता है मेरा ये प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है इसका या नहीं है, बट ये नलिश ऑपरेटर ही मैं ऐसे बोलूँगी, ठीक है। तो नलिश ऑपरेटर क्या करेगा, नलिश ऑपरेटर कहता है कि अगर हमारी ए की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड है तो उसके जो राइट में जो भी वैल्यू दी गई हो आप उसको यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे जो नलिश ऑपरेटर है ये एकदम करेक्टली काम कर रहा है कि अगर मेरी ए की वैल्यू मैंने डिफाइन ही नहीं करी है तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, राइट पे चला जाएगा। एंड राइट पे हमने यहाँ पे 1 लिखा है तो ये मेरे को बिल्कुल सही आउटपुट प्रोवाइड करेगा, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड इज कॉन्स्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू फंक्शन ए बी एंड सी इफ ए इज इक्वल टू अनडिफाइंड ए इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे बी इज इक्वल टू यहाँ पे अनडिफाइंड है तो आप सी की वैल्यू 1 यूज कर लो, ए की वैल्यू 1 यूज कर लो, ए इंटू बी इंटू सी, डायरेक्ट ए इंटू बी इंटू सी कर दिया, मतलब रिटर्न फंक्शन स्टेटमेंट तो कॉल करा ही नहीं है, तो फंक्शन जो है वो तो अनडिफाइंड ही रहेगा कि फंक्शन को हमने अगर कॉल ही नहीं करा है कि रिटर्न करवाओ ए इंटू बी इंटू सी, तो बिना रिटर्न करवाए हमारे पास में ए इंटू बी इंटू सी आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे तो हमारा जो आंसर है वो अनडिफाइंड ही रहेगा, तो ये तो एकदम इनकरेक्ट है। तो हमारे जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। तो ये इन ऑपरेटर्स का ध्यान रखना, एक तो ये लॉजिकल ऑपरेटर, डबल पाइपलाइन सिंबल इज लॉजिकल और एंड ये डबल क्वेश्चन मार्क इज नलिश ऑपरेटर, नलिश ऑपरेटर, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, इतना ही था। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, क्योंकि हम लोग साथ साथ में ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे को हर चीज़ आए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है कि आपको मेरे से अच्छी आती हो या मैंने कहीं गड़बड़ कर दी हो, तो प्लीज़ मुझे बता देना ताकि मेरे भी एग्ज़ाम में मार्क्स कटे नहीं कहीं पर भी। एंड सेट नंबर 2 भी आपको जल्दी मिलेगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अब हम मिलेंगे सेट नंबर 2 के साथ में। टिल देन बाय।